तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इस अपने आर्टिक स्टडी चैनल में। तो दोस्तों एक ज़रूरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने सी प्रोग्रामिंग के पूरे फ्लो चार्ट को एकदम बढ़िया से ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों चलिए हम टाइम ना लेते हुए सीधा अपने स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो स्लाइड पे हम पहुंच गए हैं। सबसे पहले आता है स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग। तो हमने पिछले वीडियो में कई सारी प्रोग्रामिंग के बारे में बात की थी, तो आज हम प्रोग्रामिंग के स्टेप्स यानी कि चरण के बारे में बात करेंगे। तो अब भाई साहब पहले तो ये बता दें, प्रोग्रामिंग भी एक लेवल बाय लेवल होता है। जैसे हमें किसी छत की सीढ़ी पे चढ़ना है तो हम एक के बाद एक सीढ़ी पे ऐसे ऐसे कदम रखते चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम प्रोग्रामिंग में भी सीखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली सीढ़ी आती है हमारी प्रॉब्लम डिफिनीशन। तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं या कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसमें आप पहले उस चीज़ के बारे में उसके डिफिनीशन देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो और हमें उस चीज़ पे उस समस्या को समझना होता है जिस समस्या के लिए हम उस प्रोग्राम को कंप्यूटर में बना रहे हैं और जिसका हमें समाधान चाहिए। और एक ज़रूरी बात तो यह है कि अगर हम प्रोग्राम से हमें क्या रिजल्ट प्राप्त करना है, यह भी निष्कर्ष हमें प्रॉब्लम डिफिनीशन में ही मिल जाएगा। तो बात आगे थोड़ा ले चलते हैं प्रॉब्लम डिज़ाइनिंग की। तो भाई साहब प्रॉब्लम में डिज़ाइनिंग में कुछ होता नहीं है खास। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि फ्लो चार्ट बनाते हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बनाते हैं, तो उसी को प्रॉब्लम डिज़ाइनिंग कहा जाता है। तो किसी भी प्रॉब्लम को किस स्टेप तक ले जाना है, कैसे करना है, उसे कोडिंग के थ्रू ना करके बल्कि एक फ्लो चार्ट या कोई शेप के थ्रू बना के हम सीखते हैं, उसे ही प्रॉब्लम डिज़ाइनिंग कहते हैं। आगे की बात आती है प्रॉब्लम कोडिंग की। तो प्रॉब्लम कोडिंग ये तो बहुत ही अच्छा है, यानी कि प्रॉब्लम कोडिंग यानी कि हम इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस को लिखते हैं अपने सिस्टम के ऊपर या अपने मशीन के ऊपर या अपने कंप्यूटर के ऊपर। हाई लेवल लैंग्वेजेस को, भाषा को उस पर हम लिखते हैं और किसकी सहायता से लिखते हैं? एल्गोरिथम के हिसाब से, फ्लो चार्ट जो हम बनाए हैं उसके हिसाब से, जो प्रॉब्लम डिज़ाइन किए हैं उसके हिसाब से हम इस पर लिखते हैं। और कब हमें कौन सा यूजर इसका यूज़ करना है वो भी यहीं पे हम डिफाइन करते हैं। अगला आता है अगला देखते हैं क्या है। अगला है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो बात करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की। तो इस सीढ़ी पे चढ़ने के बाद हमने सपोज दैट प्रोग्राम डिफिनीशन दे दी, प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग कर ली, प्रोग्राम की कोडिंग भी कर ली। तो भाई प्रोग्राम को चलाने की, तो उसके लिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम मशीन पर अपने प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट कराते हैं वही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। अगला आता है प्रोग्राम डिबगिंग। जब प्रोग्राम बनाया जाता है तब कई तरह की गलतियाँ उसमें रह जाती हैं। अब कोई भी प्रोग्रामर ये नहीं चाहता कि मेरे प्रोग्राम में गलतियां हो, अवांछनीय गलतियां हो, तो जिससे जब प्रोग्राम को चला जाता है तो प्रोग्राम रन नहीं होता या फिर सही परिणाम या सही आउटपुट हमें नहीं देता। जब प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है तो कंपाइलर में एक डिबगर होता है जो प्रोग्राम में जिस जगह पर गलती होती है वहाँ पे आके रुक जाता है और वहाँ पर होने वाली गलतियों को प्रोग्राम में सही करके हम पुनः रन कराते हैं, ठीक है। और प्रोग्राम में होने वाली गलतियों को ढूंढना, उन्हें सही करना ही डिबगिंग कहलाता है। तो आगे चलते हैं, अगली सीढ़ी पे चलते हैं। तो अगली सीढ़ी आती है प्रोग्राम टेस्टिंग की। तो प्रोग्राम टेस्टिंग की कई बार पूरी तरह सही रन नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसमें गलती होती है। इससे तार्किक गलती कहते हैं, यानी कि लॉजिकल एरर। इस प्रकार की गलती से हमें वांछनीय और सही परिणाम नहीं मिल पाता है। इसे सुधारने के लिए प्रोग्राम को ऐसी समस्याओं का हल मांगा जाता है जिसका परिणाम पहले से ही पता होता है। तो ऐसे करने से प्रोग्राम में कहीं तार्किक कमी हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को प्रोग्राम टेस्टिंग करना कहते हैं। अब आता है प्रोग्राम विवरण। तो प्रोग्राम विवरण में मैं बता दूं आपको, कई बार प्रोग्राम इतने बड़े व जटिल हो जाते हैं, कब कहाँ क्या होना है, कौन सा प्रोग्राम क्यों लिखा गया था, इसका पता नहीं चल पाता है। जब इसका पता नहीं चल पाता है हमें, तो हम हर जगह पे कमेंट करके लिख देते हैं कि प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी वहाँ पे, कि यहाँ पे क्या हुआ, ये कौन सा सेशन है, ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड प्रोग्राम, यानी कि एक अच्छे प्रोग्राम के लक्षण या गुण। तो सबसे पहला पॉइंट आता है रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता। अगर भाई ये ज़रूरी है कि प्रोग्राम बिना किसी व्यवधान के वही काम करे जिसके लिए वो बनाया गया हो। माना कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम बना लिया, अब उसमें भिन्नात्मक संख्या का हर कोई वेरिएबल है जो कि घटते घटते अंत में शून्य हो जाता है। तो ऐसी दशा में यानी कि 1/0 = इनफाइनाइट,
आप समझ सकते हैं। तो ऐसी दशा में संख्या का भागफल अनंत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में शून्य के भाग देने पर भागफल अनंत प्राप्त होता है, जिससे प्रोग्राम का सही परिणाम नहीं देगा। तो अगला आता है फ्लैक्सिबिलिटी। तो प्रोग्राम इस तरह का होना चाहिए कि जब भविष्य में जरूरत पड़े तो उसमें कुछ नया फेर बदल किया जा सके और कोई उसमें मैनिपुलेट किया जा सके। और जैसे किसी प्रोग्राम में 20 साल का इंटरेस्ट हम निकालना चाहते हैं, तो आने वाले टाइम में हमें 25 साल का भी इंटरेस्ट निकालना हुआ, तो उसमें अगर अपने प्रोग्राम में थोड़े बहुत चेंजेस करके अगर काम चले तो अच्छी बात है। अगर हम प्रोग्राम लिखने जाएंगे तो हमें ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है पोर्टेबिलिटी भी एक अच्छा फीचर माना जाता है कि प्रोग्राम इस तरह का लिखा होना चाहिए कि एक कंप्यूटर जिस पे वो डेवलप किया गया वहाँ से ले जाके हम किसी दूसरे मशीन पे या दूसरे सिस्टम पर जिस पे वो डेवलप ना किया गया वहाँ पे हम एग्जीक्यूट करा लें। तो ये गुण पोर्टेबिलिटी कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं रीडेबिलिटी। अब भाई हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसका फ्लो और जिसके प्रोग्राम के उद्देश्य का एम का पता चलता रहे। जगह जगह पर अगर हम कमेंट देते रहेंगे कि ये कौन सा सेक्शन है, ये कौन सा सेक्शन, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे इंटीजर को डिज़ाइन किया, यहाँ पे एरे डिज़ाइन किया है, ये सारी चीज़ें वो रीडेबिलिटी को सपोर्ट करती हैं और एफोर्ड करती हैं। तो अगला आता है परफॉर्मेंस प्रोग्राम द्वारा कम से कम समय में किसी प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए अच्छे से अच्छे परिणाम देने के लिए यूज में लाया जाता है। परफॉर्मेंस को सही तरीके से आप ये समझ लीजिए, प्रोग्राम द्वारा कम से कम समय में अच्छे से अच्छा परिणाम प्राप्त होना चाहिए। यानी कि कोई भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें हम बहुत मिनिमम टाइम लें, ठीक है, और मैक्सिमम रिजल्ट मिले हमें, तो वो चीज़ ज़रूरी होती है। तो अगली स्लाइड में हम बात करने वाले हैं लेआउट स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स का लेआउट स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे क्या सारी चीज़ें, क्या प्रोबेबिलिटी डिफाइन होती है, वो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है डॉक्यूमेंटेशन सेशन, यानी कि प्रोग्राम के इस भाग में हम प्रोग्राम से संबंधित कुछ बिंदु और टिप्पणियों के रूप में लिखते हैं, ताकि प्रोग्राम किस कारण से बनाया गया है और प्रोग्राम की विशेषता क्या है इसे वो उसमें बताया जा सके। जैसे अब हमने कमेंट के बीच में लिख दिया वेब टू फाइंड द टू नंबर ऑफ प्रोग्राम, हाउ टू ऐड ए वेब टू फाइंड एडिक्शन ऑफ टू नंबर्स इन ए प्रोग्राम, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा लिंक सेशन, यानी कि सी प्रोग्राम के अंदर जो हमारे लाइब्रेरीज हैं, जो हमारी हेडर फाइल्स हैं, उनको हम लिंक करवाते हैं प्रोग्राम के ज़रिए, प्रोग्राम के थ्रू। तो हम जब वहाँ पे लिंक सेशन में हमें जैसे कि हेडर फाइलों को डिक्लेयर करते हैं जिनकी हमारे प्रोग्राम में आवश्यकता है, तो वहाँ पे लिंक फाइलें आती हैं। तो अब जैसे इंक्लूड द हेडर फाइल। उसके बाद आता है डिफिनीशन सेशन में क्या होता है कि ग्लोबल वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है भैया, यह उन वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है जिनका प्रोग्राम में सीधे उपयोग हो सकता है, और यह एक तरह से स्थिरांक होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, इसलिए इसे ग्लोबल कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब ग्लोबल डिक्लेरेशन सेशन के बाद बात करते हैं। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेशन क्या होता है, जब किसी भी वेरिएबल को इस स्थान पर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उस वेरिएबल का प्रोग्राम में कहीं भी उपयोग कर लिया जा सकता है। यानी कि अगर हम जहाँ ग्लोबल डिक्लेरेशन लिखे हैं, ये यहाँ पे अगर हम किसी प्रोग्राम को कुछ भी डिसाइड कर दे तो उसके हम पूरे प्रोग्राम में उसका कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेन फंक्शन सेशन। यहाँ से हम मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्रोग्राम हमारा सही कहाँ से एग्जीक्यूट होना चाहिए वो ये मेन डिसाइड करता है। उसके बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस। भाई ओपनिंग पैरेंथेसिस के अंदर ही कई सारी चीज़ें हम वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, अपने सारे टास्क वगैरह जो भी हैं वो उस प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। और जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन को डिफाइन करने के बाद पैरेंथेसिस लगाना बहुत ज़रूरी होता है अपने प्रोग्राम में। तो यह हमारा कोई प्रोग्राम होता है मेन के बाद पैरेंथेसिस से ही शुरू होता है। अब बात आती है एग्जीक्यूटेबल पार्ट की। एग्जीक्यूटेबल पार्ट यहाँ पर प्रोग्राम के सभी स्टेटमेंट होने चाहिए जिसे हम प्रोग्राम का कोई परिणाम प्राप्त करना चाहते हो। यह वही भाग होता है जहाँ से यूज़र के लिए इंटरफेस का काम शुरू होता है। तो अब बात थोड़ा आगे करते हैं डिक्लेरेशन पार्ट। तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल पार्ट जो हमने बताया, यहाँ पे हम नेसेसरी स्टेटमेंट देते हैं, जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट हो गई, एल्स स्टेटमेंट हो गई, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे। और डिक्लेरेशन पार्ट में हम जैसे कि इंट का साइज वगैरह ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे करते हैं, किसी चीज़ को प्रिंट कराना हो। अब भाई क्लोजिंग पैरेंथेसिस,
भाई अब जैसे कि इस वाले पार्ट में हम पैरासिटिक्स को क्लोज करते हैं ताकि हमारे अंदर जो एग्जीक्यूटेबल पार्ट है और डिक्लेरेशन पार्ट है ये उस दोनों के अंदर आ जाएं। अब उसके बाद आता है सब प्रोग्राम सेक्शन और फंक्शन। अब जैसे हम प्रोग्राम के नीचे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सारी चीज़ें गेट CS यूज़ करते हैं, वो सब प्रोग्राम के अंतर्गत आती हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोग्राम का फ्लो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास हमें एक सिस्टम है जो कि पूरा तरह से इंस्टॉल कर लिया हमने, सिस्टम रेडी हो गया हमारा। अब हमने क्या किया, प्रोग्राम इंटर किया या कोई प्रोग्राम का सोर्स कोड यहाँ पे हमने इंटर किया। अब उसके बाद हमने उसको एडिट किया, जो उसमें एडिटिंग करनी थी वो सारी चीज़ें हमने की यहाँ पे। एडिट करने के बाद जैसे ही हम सोर्स कोड को कंपाइल किए, ठीक है, प्रोग्राम को अपने कंपाइल किए, तो उसके लिए हमें कंपाइलर चाहिए, यानी कि सी का कंपाइलर होना चाहिए। तो सी का कंपाइलर से लेकर हमने उसको कंपाइल किया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसमें जो सिंटैक्स एरर है, यानी हमने कहीं पे केस सेंसिटिव यानी कि प्रिंट एफ में प्रिंट कैपिटल या वगैरह वगैरह, स्कैन एफ में इंट बे स्मॉल कैपिटल लेटर या जो भी सिंटैक्स टाइप की एरर होती है वो अगर है तो सबसे पहले हम सिंटैक्स एरर आई अगर तो सिस्टम लाइब्रेरी और लिंक विद सिस्टम लाइब्रेरी वहाँ पे जाके कैच की जाएगी। अगर है सिंटैक्स एरर तो सीधा हम फिर से प्रोग्राम को एडिट करेंगे, उसके बाद फिर से कंपाइल, फिर से सिंटैक्स एरर नहीं आएगी तो हमारा प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होगा, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड। उसके बाद जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो अगर हमने वहाँ पे इनपुट लेना है, यानी कि यूजर से हमें इनपुट करवाना है कोई डेटा, तब तो चलो ठीक है, तो हमने यूजर से इनपुट करवाया। अब यूजर से इनपुट करवाने के बाद अगर कोई लॉजिकल एरर आ गई, लॉजिकल एरर ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब जैसे कि हमें 2 नंबर को एक जैसे कि भाग देने का प्रोग्राम मैंने बनाया है, डिवीजन का प्रोग्राम बनाया है, उसमें 1/0 कर दिए, तब तो भैया यहाँ पे बहुत बड़ी लॉजिकल एरर आ जाएगी, क्योंकि 1 से अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो डिफाइन होगी नहीं, तो इस एरर को लॉजिकल एरर बोलेंगे। तो फिर से इनपुट लेना पड़ेगा, फिर से हमारा प्रोग्राम क्या कर जाएगा, इनपुट डेटा लेगा। अगर फिर भी वहाँ पे कोई एरर आती है तो फिर से वो एडिट सोर्स प्रोग्राम करेंगे, कंपाइल करेंगे, सिंटैक्स एरर, एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ऑब्जेक्ट, इनपुट लेंगे और लॉजिकल एरर को क्रॉस करते हुए सीधा हम एक करेक्ट यानी कि सही आउटपुट के पास पहुंच जाएंगे। तो सही आउटपुट के बाद अब अगर हम पहुंच गए हैं तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अगले वीडियो में मैं जल्दी ही आप लोगों से मिलना चाहूँगा। और इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फैला दो इस वीडियो को। तो अगर एक चीज़ और, बेल आइकन को दबाना तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दे दिया गया है। तो धन्यवाद।